हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेंस आंसर राइटिंग गाइडेंस के इस न्यू लेक्चर में, जिसमें हम बॉडी एंड कंक्लूजन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी मेंस में किस प्रकार आप अपने आंसर को बेटर बना सकते हैं, किस प्रकार बॉडी एंड कंक्लूजन को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पहले ही इंट्रोडक्शन का वीडियो आप लोगों के लिए जारी कर दिया गया था और 3-4 दिन का बीच में गैप हो गया था। मैं थोड़ा बिजी था तो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट चलिए अभी डिटेल से चर्चा करते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ कि किस प्रकार हमें बॉडी और कंक्लूजन लिखना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट शुड नॉट बी डन। जब आप मेंस लिख रहे हैं तो आपको कौन कौन सी गलती आंसर करने में या फिर कहें आंसर लिखने में नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, डोंट यूज सच हेडिंग्स। मैंने बहुत सारे बच्चों की कॉपीज देखी हैं और उन कॉपीज में हेडिंग्स लिखी होती हैं लाइक इंट्रो। उसके बाद जब वो बॉडी शुरू करते हैं तो बॉडी हेडिंग डाल देते हैं और फिर कंक्लूजन डाल देते हैं। आपको कभी भी इस प्रकार की हेडिंग्स को यूज नहीं करना है, ये हेडिंग्स इफेक्टिव नहीं होती हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो आपको नहीं करनी है वो है हॉरिबल हैंडराइटिंग का यूज। कई बच्चों की हैंडराइटिंग ना बहुत ज्यादा खराब होती है। आप एक माइंडसेट लेकर चलें कि यूपीएससी मेंस की कॉपी चेक करने वाला जो व्यक्ति है उसकी एज 60 प्लस होगी। ऐसे में अगर आप उसको हॉरिबल हैंडराइटिंग लिखकर भेजेंगे तो उस एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा और हो सकता है कि वो आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा कटौती कर दें, क्योंकि वो आंसर उनको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इसके लिए आप एक जनरल प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक आप कोई आंसर लिखिए, अपने फ्रेंड से चेक करवाइए, फ्रेंड से ये पूछिए कि सारे वर्ड समझ में आ रहे थे या नहीं आ रहे थे। ठीक है, अगर उसको समझ में आ रहा है, एक दो फ्रेंड्स को और चेक कराइए। अगर आपकी हैंडराइटिंग दूसरे लोगों को समझ में आ रही है तो मानकर चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी हैंडराइटिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, क्योंकि जब साफ सुथरा और स्वच्छ आंसर एग्जामिनर के सामने जाएगा तो निश्चित रूप से उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपके मार्क्स में जरूर देखने को मिलेगा। और मेंस का जो गेम होता है ना, आप कुछ मार्क्स से ही बाहर हो जाते हैं, 1-2 मार्क्स की वजह से भी आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाते। तो इसकी सीरियसनेस को समझिए। अगर आप एफर्ट्स डाल के अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा भी इंप्रूव कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए। थर्ड थिंग, वर्ड लिमिट। देखिए, शुरू से ही आपको अपने माइंड में इस बात को लेकर चलना है कि मुझे वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। आपके यूपीएससी मेंस में 150 वर्ड और 250 वर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को शुरू से ही उस टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करिए और उस वर्ड लिमिट के अंदर कंप्लीट करिए। आपने ये तो सुना ही होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन मेंस में शायद आप नहीं जानते, मेंस में भी पेनल्टी मार्किंग होती है। और पेनल्टी तब लग जाती है जब आप वर्ड लिमिट को बहुत ज्यादा एक्सीड कर देते हैं या फिर आप हाशिए के बाहर लिख देते हैं। तो ये सारी गलती अभी से नहीं करनी है। यदि हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो क्या एग्जामिनर चेक करता है कि कितने वर्ड्स लिखे गए हैं, वो एक एक वर्ड को काउंट करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है। एग्जामिनर एक एवरेज चेक करता है कि लाइक 150 वर्ड्स का अगर आंसर है तो वो लगभग 1.5 पेज में आना चाहिए। इसी तरीके से 250 वर्ड्स का आंसर है तो लगभग वो 2.5 पेज में या 3 पेज में फिनिश हो जाता है। वो आपकी हैंडराइटिंग पर डिपेंड करता है कि आप बड़ा बड़ा लिख रहे हैं या फिर छोटा छोटा लिख रहे हैं। तो एक आइडिया ले लीजिए कि मेरा जो 150 वर्ड का आंसर है वो कितने उसमें जा रहा है। और आप लोगों की ना, मैं एक और टिप दे देता हूँ यहाँ पर, हैंडराइटिंग अगर छोटी है तो हैंडराइटिंग को थोड़ा बड़ा करिए। यदि आप बड़ा बड़ा करके लिखेंगे और पेज को ठीक से भर के आएंगे ना, तो आपको वहां पर मार्क्स भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये होता है कई सारे टॉपर्स का, आप ऐसा देखेंगे वीडियो, ऑप्शनल में आप देखेंगे या जीएस में देखेंगे, उनकी कॉपीज भरी हुई होती हैं। ओके, तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिलता है मार्क्स में। नेक्स्ट, डोंट यूज मल्टीपल पेन्स। अच्छा, एक चीज इसमें रह गई है कि वर्ड लिमिट हम कितनी एक्सीड कर सकते हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर चल सकते हैं। तो 10-20% की फ्लेक्सिबिलिटी आप लेकर चल सकते हैं। मान लीजिए 150 वर्ड का क्वेश्चन है, आपने उसमें 15-20 वर्ड कम लिख दिए या 15-20 वर्ड ज़्यादा लिख दिए, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि लिमिट इससे ज़्यादा है तो आपके मार्क्स फिर यहाँ पर कम हो जाएंगे, उस पर पेनल्टी लगेगी। ओके, तो ये आप माइंड में लेकर चलें। नेक्स्ट, मल्टीपल पेन्स आपको यूज नहीं करने हैं। पहली बात तो इतना टाइम ही नहीं मिलेगा, और अगर आप सिंगल पेन भी यूज करते हैं, ब्लू पेन, और उसी से हाईलाइटिंग वगैरह का वर्क भी करते हैं, तो आपके मार्क्स पर इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो मल्टीपल पेन्स वाला थॉट अगर आपके माइंड में चल रहा है उसको निकाल दीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट, डोंट यूज वेग स्टेटमेंट्स। मैंने देखा है कि कई सारी कॉपीज में ना बहुत वेग टाइप के वर्ड्स या स्टेटमेंट लिखे होते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर, तो बच्चे क्या करते हैं, वहां बहुत ज्यादा पैसिमिस्ट हो जाते हैं। ओके, पैसिमिस्ट का मतलब है निराशावादी हो जाते हैं, और इस तरीके का स्टेटमेंट लिख देते हैं कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग थलग कर देना चाहिए। एज अ डिप्लोमेट ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा खराब है। आप यहां पर किसी भी तरीके से पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहे हैं और आपको ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो यहां पर बहुत सारे बच्चे इस प्रकार का स्टेटमेंट दे देते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय धर्मनिरपेक्षता के लिए एक खतरा है। आप ये समझिए कि आप कितनी खतरनाक लाइन बोल रहे हैं। खतरा है, पंथ निरपेक्षता के लिए चुनौती है, ये आप कह सकते हैं, या फिर पंथ निरपेक्षता को चुनौती प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन आप श्योर अगर बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए खतरा है, तो बहुत ही गलत आप लिख रहे हैं। इस पर आपको मार्क्स कम देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट कुछ वर्ड्स हैं जैसे विश्व गुरु। ये आप देखेंगे कि मीडिया में बहुत ज्यादा टर्म प्रचलित होता है और आप लोगों ने इसको निश्चित रूप से सुना होगा, लेकिन ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी देखेंगे, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का कभी भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहा है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, ऐसा कोई टर्म वहां पर नहीं है। तो आपको भी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट शुड बी डन। आखिर किया क्या जाना चाहिए। तो यहां 6-7 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट, फ्रेम योर आंसर बिफोर राइटिंग। जब आप आंसर राइटिंग सीख रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको आंसर एकदम से अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। फ्रेमिंग का मतलब होता है एक माइंड में ब्रॉड आइडिया ले लीजिए कि कहां पर मुझे कौन से पॉइंट्स को यूज करना है। जब आप इस तरीके से आइडिया लेते हैं तो इसके 2 बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। फर्स्ट, टू द पॉइंट आप लिखते हैं आंसर को, और दूसरा आपका फ्लो बहुत बढ़िया रहता है क्योंकि पहले से माइंड में डिसाइडेड है कि कौन सा पॉइंट कहां पर यूज किया जाएगा, किस डेटा को कहां पर लिखना है। तो ये 2 चीजें यदि आपके आंसर में हैं तो मानकर चलिए बहुत बेटर आंसर आप यहां पर लिखने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ हेडिंग्स। अब देखिए, मैंने इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन इस टाइप की हेडिंग्स के लिए तो मना किया था। तो आप किस प्रकार की हेडिंग्स यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं हेडिंग्स लाइक चैलेंजेस, इंपैक्ट्स, रेलिवेंस, सिग्निफिकेंस। इस टाइप के आप आराम से हेडिंग्स को यूज कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा भी गया था शहरी बाढ़ के बारे में कि शहर में बाढ़ आने के क्या कारण हैं और आप इस पर क्या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सीधे आप हेडिंग डाल सकते हैं कारण, और उसके बाद जब सुझाव लिखेंगे तो आप सुझाव हेडिंग डालकर इसको एड्रेस कर सकते हैं। एग्जामिनर को ये कीवर्ड्स अगर दिखेंगे तो उसके लिए इजी हो जाएगा ये समझना कि बच्चे ने सारे के सारे डायमेंशन को अपने आंसर में कवर कर दिया है। ओके, तो ये एक नेक्स्ट स्टेप है। अगला, यूज ऑफ डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, मैप एक्सेट्रा। आप जितना चाहें, जहां पर भी आपको स्कोप लगे, डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप्स का सहारा ले सकते हैं अपने आंसर को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, लाइक कोई क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पर और आपने ये बताया ही नहीं है मैप के थ्रू कि वो रिसोर्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ऐसे में आपका जो आंसर है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं दिखाई देगा। तो ये चीजें आपको अभी से करनी है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रिपेयर अ डेटा बुक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। जैसे आप लोग अगर डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत सारा डेटा आपको देखने को मिल जाता है। कोई महिलाओं के अगेंस्ट हिंसा हो रही है तो वहां पर डेटा मिल जाएगा एनसीआरबी का, या फिर कोई कम्युनल राइट्स हो रहे हैं तो उसका आपको डेटा मिल जाता है। कहीं पर अलगाववादी गतिविधियां चल रही होती हैं या फिर कहीं पर जैसे वायलेंस हो रहा है, तो वो सारा जो डेटा आपको मिलता है ना अलग अलग जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 का, इसके लिए आपको एक डेटा बुक प्रिपेयर कर लेनी है। उसमें आप क्या करेंगे, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस में टर्म्स मेंशन्ड हैं, उन टर्म्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डेटा न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है, आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसा डेटा है जो यदि आप मेंस एग्जाम में यूज करेंगे तो आप बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हो जाएंगे अपने आंसर के साथ। ओके, तो जितना ज्यादा आप प्रूव करते हैं अपने स्टेटमेंट को, जितना आप तार्किक तरीके से आंसर लिखते हैं, उतने ही बेहतर आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इसीलिए न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स, ये सब जब भी आप देख रहे हो, कहीं से भी आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिले तो अपनी डेटा बुक में उस इंफॉर्मेशन को नोट कर लीजिए। और जब आप इन डेटा
या फिर रिपोर्ट्स को अपने आंसर में लिख रहे हो तो उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, एग्जामिनर की नज़र में वो आना चाहिए। ओके, तो ब्लू पेन से ही आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलतियां करते हैं कि जब वो हाईलाइट कर रहे होते हैं तो अपने आंसर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, लगभग हर लाइन में उनका कोई ना कोई हाईलाइटेड पॉइंट दिखाई देता है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है जिस पर आप एग्जामिनर का फोकस करवाना चाहते हैं, केवल वहीं पर आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, पैराग्राफ वर्सेस पॉइंट। ये बहुत बड़ा डिबेट चलता रहता है एक बच्चों के माइंड में। आप यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में बहुत सारे डायमेंशन हैं तो आप उसे पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने अर्बन फ्लड का एग्जांपल लिया, शहरी वार में आपसे पूछा गया था कि इसके कारण क्या है, आप क्या सुझाव देंगे। बुलेट पॉइंट में इसको यूज करेंगे तो एग्जामिनर के लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको चेक कर पाना, और आप कई सारे डायमेंशंस वहां पर लिख पाएंगे, कई सारे सुझाव पॉइंट्स में लिख पाएंगे। जहां पर आपको स्कोप लग रहा है कि पैराग्राफ नहीं लिखा पॉइंट्स नहीं लिखे जा सकते हैं, तो आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखकर अपने आंसर को डन कर सकते हैं। ओके, तो ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के नेचर पर। जहां तक ईज की बात करें, एग्जामिनर के लिए इजी होता है पॉइंट फॉर्म में किसी भी क्वेश्चन को किसी भी आंसर को पढ़कर मार्क्स देना। ओके, तो ये बहुत इजी टास्क है। अगर एग्जामिनर के सामने आप पॉइंट फॉर्म में ज्यादा क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करेंगे, जहां भी आपको स्कोप लगेगा, तो इसमें आपको मार्क्स थोड़े से बेटर मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। शुरू से ही आपको ये आदत डालनी है कि आप क्वेश्चन को टाइम के अंदर कंप्लीट करें। शुरू में हो सकता है कि जैसे आप जीरो से अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप 7 मिनट या 10 मिनट के अंदर ना लिख पाए, लेकिन धीरे धीरे आपको 7 मिनट और 10 मिनट के अंदर आंसर को कंप्लीट करना है। 7 मिनट में 150 वर्ड्स का आंसर और 10 मिनट में 250 वर्ड्स वाला आंसर आपको कंप्लीट करना है। ये हैबिट आपको धीरे धीरे डालनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन पर। जब आप कंक्लूजन लिख रहे होंगे तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, और आपने कई जगह ये सुना होगा कि पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना है। ठीक है, मतलब आप सकारात्मक दिखाई देंगे कंक्लूजन में और आप आशावादी दिखाई देंगे। अब ये लिखते कैसे हैं, तो यहां पर आप बहुत सारी चीजों का ना यूज कर सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट स्कीम्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन अगर एम्प्लॉयमेंट पर पूछा गया है तो एम्प्लॉयमेंट में आप गवर्नमेंट स्कीम का यूज कर सकते हैं कि यदि गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अच्छे से ध्यान देगी तो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमारी जीडीपी में भी रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन है। उसी तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में भी लिख सकते हैं। लाइक एम्प्लॉयमेंट पर ही अगर हम एग्जांपल लेकर चलें तो एम्प्लॉयमेंट में आप ये लिख सकते हैं कि यदि गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को मजबूत बनाती है तो संविधान का आर्टिकल 41 जो काम देने का अधिकार आपको प्रोवाइड करता है वो भी यहां पर इफेक्टिव होगा। तो डीपीएसपी को इफेक्टिव करने की बात आप यहां पर लिख सकते हैं। ये भी एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन के रूप में आपको दिखाई देगा। पॉवर्टी पर यदि कोई क्वेश्चन है तो आप एसडीजीज का डाल सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि यदि गवर्नमेंट पोषण जैसे स्कीम्स को मजबूत बनाती है तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट एसडीजीज को पूरा करने में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप। सस्टेनेबल एनर्जी, एनर्जी सिक्योरिटी, इस प्रकार के कुछ टर्म्स हैं जिसको आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। लाइक चंद्रयान पर अगर कोई आ गया कि इस प्रकार के जो मिशन हैं उनका क्या रेलेवेंस है, तो ये एनर्जी सिक्योरिटी को भारत में मजबूत करेगा, या फिर सस्टेनेबल एनर्जी के लिए इस प्रकार के मिशंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो इस प्रकार से आप एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो है हिस्टोरिकल आंसर्स। जब आप जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री का आंसर दे रहे होंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं कंक्लूजन में ये बोल दें आप कि डलहौजी ने इस तरीके से गलती की है, ये गलती डलहौजी को नहीं करनी चाहिए थी, तो उसमें आशावादी नहीं होना है। वहां पर आप बेसिकली ऊपर का थोड़ा सा कंक्लूड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में ये चीजें अप्लाई नहीं होंगी, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब हमारा ये तो पूरा डन हो गया कि हम जीएस पेपर 1, 2, 3 में किस प्रकार आंसर लिखेंगे। आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपको एथिक्स के बारे में बताऊंगा कि एथिक्स का अप्रोच किस प्रकार से होना चाहिए, बट अभी मैं कमिट नहीं कर रहा हूं कि वो वाला वीडियो कब बनाऊंगा। उस वीडियो को थोड़ा लेट किया जाएगा। और एक और अनाउंसमेंट मैं आपको कर देता हूं कि जल्दी ही, यानी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से ही, बल्कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नेक्स्ट वीक से इसी चैनल पर मैं आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। बहुत ही इंटरेक्टिव मैनर में हम लोग क्लास स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी में अब अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा टेस्ट की जा रही है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा हर एक टॉपिक में। ओके, तो नेक्स्ट वीक के लिए आप लोग रेडी रहिए।
नेक्स्ट वीक से हमारे रेगुलर लेक्चर्स यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। आप कमेंट में भी कोई भी यहाँ सजेशन दे सकते हैं यदि आप चाहते हो तो। और जो चैनल पर नए हों वो लोग यहाँ सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यूसली न्यू क्लासेस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।